नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अगस्ता हेलीकॉप्टर के मामले में अरविंद केजरीवाल ने गजब गुगली मारी। मोदी सरकार और भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। एन वक्त उसे केजरीवाल ले उड़े। सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग की। केजरीवाल का दाव गंभीर मामला है। उनकी इस राजनीति का कोई दूसरा दल समर्थन नहीं कर सकता, मगर इसी से तो फिर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सबसे अलग बनेगी। आज की तारीख में पूरा विपक्ष भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ गोलबंद होने की जुगत में है। कांग्रेस, लेफ्ट और क्षेत्रीय दल सभी भाजपा के दबदबे की काट चाहते हैं, मगर अरविंद केजरीवाल ने दोनों तरफ मोर्चे खोले हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी डिग्री को लेकर सवाल किए हैं, तो उधर सोनिया गांधी अहमद पटेल की गिरफ्तारी की मांग की। सीधा अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल का मंसूबा भाजपा और कांग्रेस दोनों के आगे पोजीशनिंग का है। वे अपने को जुझारू, लड़ाकू, बेखौफ बता रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने को नंबर 1 लड़ाका दिखला रहे हैं। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे सोनिया गांधी से डरते हैं और रॉबर्ट वाड्रा को उन्होंने भी गोद लिया है। संदेह नहीं कि भाजपा और कांग्रेस के झगड़े में केजरीवाल जैसे कूदे हैं, वह उनकी धूर्तता है, मगर यह धूर्तता आम आदमी में हिट हो तो आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए कि मोदी सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, भारत की जांच एजेंसियां कांग्रेस नेताओं को कटघरे में शायद ही ला पाए। मोदी सरकार और भाजपा ने इनके खिलाफ माहौल बनाया है, मगर प्रमाण अभी आने हैं। इसलिए मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। बिना प्रमाण के कार्रवाई भाजपा के लिए उल्टी पड़ेगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का हल्ला बढ़ेगा। यदि कार्रवाई हो गई तो वे कहेंगे कि उनके दबाव में मोदी सरकार मजबूर हुई। आज केजरीवाल की इस राजनीति पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में हुकूमत के कामकाज की तशहीर होनी है। इसका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है और वुज़रा से कहा गया है कि वो मुल्क भर में घूमकर अपनी कामयाबियां बताएं। तभी सवाल उठा है कि किस वजारत की कामयाबियां सबसे बड़ी है जिसकी तशहीर की जाएगी। हुकूमत से जुड़े जराये का कहना है कि तशहीर में सबसे पहले फोकस वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ख्वाहिशात से जुड़े हुए मंसूबों पर होगा। लोगों के LPG सब्सिडी छोड़ने और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त कनेक्शन देने की तशहीर की जाएगी। DBT के जरिए हुई हजारों करोड़ रुपए की बचत की तशहीर होगी। जन धन योजना, मुद्रा बैंकिंग, ग्राम उदय से भारत उदय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम मंसूबों को हाईलाइट किया जाएगा। इस साल के बजट में गांव, गरीब और काश्तकारों के लिए किए गए ऐलानात की भी तशहीर हुकूमत करेगी। जहां तक दीगर वज़रा के कामकाज का सवाल है तो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान की वजारत के कामकाज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। हुकूमत सड़क, बिजली और पानी के हल्के में कामयाबियों का जिक्र करेगी। वजारत रोड ने गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसका सेहरा गडकरी को जाता है। पीयूष गोयल कोयला और तवानाई दोनों के वजीर हैं और गुज़िश्ता 2 साल में कोयले की कमी से थर्मल पावर प्लांट बंद होने या बिजली का बहरान आने की खबर नहीं आई है। मुफ्त LPG कनेक्शन बांटने की उज्ज्वला योजना की वजह से धर्मेंद्र प्रधान पर भी फोकस बना है। उत्तराखंड में BSP ने कांग्रेस का साथ दिया। इसके बाद से ही कयासाराइयां जारी है कि क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और BSP की मफाहमत होगी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा चाहते हैं कि BSP से मफाहमत हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के रहनुमा अभी पशोपेश में हैं। मायावती खुद भी उत्तर प्रदेश को लेकर काफी यकीन में है, इसलिए कांग्रेस के साथ मफाहमत की नहीं सोच रही है। फिर भी मुस्लिम वोटों को जहन में रखकर उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस की हिमायत की। उनके करीबी रहनुमा नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को हिमायत दिलवाई। कहा जा रहा है कि अगर अदालत उज़्मा से बागी अराकीन असेंबली को वोट देने की इजाजत मिल गई होती तो शायद BSP के रुकने असेंबली वोटिंग में हिस्सा न लेते, लेकिन 9 बागी अराकीन असेंबली को इजाजत नहीं मिली, इसलिए BSP की मजबूरी हो गई, क्योंकि फिर जीत हार का फैसला उसके वोटों से होना था। उत्तर प्रदेश में एक मुश्त मुस्लिम वोट की उम्मीद कर रही मायावती BJP को मदद पहुँचाने वाला कोई काम नहीं कर सकती थी। माहिरीन जराये के मुताबिक BSP को 5 सूबों के इंतखाबात के नताइज का इंतजार है। अगर मगरबी बंगाल में कांग्रेस और बाया महाज इत्तेहाद ममता को रोकने में कामयाब हो जाता है और तमिलनाडु में कांग्रेस व DMK मिलकर जयललिता को रोक लेते हैं तो मायावती संजीदगी से मफाहमत पर गौर करेंगी। इन दोनों सूबों से ये पैगाम जाएगा कि मुस्लिम उस तरफ हैं जिस तरफ कांग्रेस है, इसलिए वो मफाहमत पर गौर कर सकती हैं।
उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली बनाने वाले और सूबे के इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री आमने सामने आ गए हैं। दोनों राहुल गांधी के करीबी हैं और दोनों का मशवरा आपस में बिल्कुल मिल नहीं रहा है। प्रशांत किशोर ने राहुल या प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में लाने की तजवीज दी तो मिस्त्री उसे खारिज करने वाले पहले रहनुमा थे। उन्होंने सिरे से इस आइडिया को नकार दिया। अब सूबाई तंजीम में रद्द-बदल को लेकर भी दोनों की राय नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सूबाई सदर निर्मल खत्री और लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा प्रदीप माथुर को फौरन बदला जाए। मिस्त्री भी उनके निशाने पर हैं। प्रशांत के काम संभालने से ठीक पहले माथुर ने मथुरा में एक बड़ा इजलास कराया था जिसमें राहुल गांधी गए थे और काफी मुतासिर भी हुए थे। लेकिन प्रशांत का मानना है कि खत्री, माथुर और मिस्त्री उत्तर प्रदेश के सामाजिक तनासुब में मैच नहीं हो रहे हैं। वो मेन स्ट्रीम की बिरादरियों में से रहनुमाओं को आगे करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर का इरादा ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित का पुराना तनासुब बनाने का है। माहिरीन जराये का कहना है कि अगर मिस्त्री उनके कामकाज में ज्यादा रोड़े अटकाएंगे तो उनको भी हटाया जाएगा, यानी इंचार्ज से लेकर सूबाई सदर और लेजिस्लेचर पार्टी के रहनुमा तीनों बदले जाएंगे। बताया जा रहा है कि पार्टी के रहनुमा सोनिया गांधी से मिलकर प्रशांत किशोर की शिकायत करने वाले हैं, लेकिन प्रशांत पर इसका असर होता नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार उनका भी काफी कुछ दांव पर लगा है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वैसे तो उत्तराखंड में हरीश रावत की हुकूमत के एतमाद का वोट जीत लेने की खबरें कल ही आ गई थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर अदालत उज़्मा ने इसका ऐलान किया। कल हुए ताकत के मुजाहरे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत उज़्मा को सौंप दी गई थी। अदालत उज़्मा की एक जज की बेंच ने आज ऐलान किया है कि 61 रुकनी असेंबली में हरीश रावत को 33 अराकीन असेंबली की हिमायत मिली, जबकि 28 रुकने असेंबली ने उसके खिलाफ वोट किया। 9 रुकने असेंबली अपनी अहलियत की वजह से वोट नहीं डाल सके। इसके बाद अदालत उज़्मा ने सूबे से सदारती राज को हटाने का हुक्म दिया। अदालत उज़्मा के फैसले और हुक्म के बाद नरेंद्र मोदी की काबीना का इजलास हुआ और सदारती राज हटाने का फैसला किया गया। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने बताया कि सदारती राज हटाने का फैसला कर लिया गया है। इस फैसले के बाद फिर से हरीश रावत के वजीर आला बनने का रास्ता साफ हो गया। तकरीबन 1.5 महीने पहले 27 मार्च को सूबे में रावत हुकूमत को बर्खास्त करके सदारती राज का निफाज किया गया था। उत्तराखंड में हरीश रावत की हुकूमत की अक्सरियत हासिल करने का ऐलान अदालत उज़्मा में होने के फौरन बाद कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम मोदी को निशाना बनाया। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी को सबक मिल गया होगा। उन्होंने लिखा, ये मुल्क और इस मुल्क की अवाम जमहूरियत के कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी को निशाना बनाया है और कहा है कि उत्तराखंड में फैसला कून ताकत के मुजाहरे में कांग्रेस की जीत नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि खुद हरीश रावत ने इस बारे में किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने अदालत के फैसले के बाद कहा कि पुरानी बातों को भूलकर आगे देखना है। उन्होंने कहा कि ये एक नए दौर की शुरुआत है। रावत ने कहा, अंत भला तो सब भला। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पर जोरदार हमला किया है। केरल में इंतखाबी तशहीर के दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने हेलीकॉप्टर सौदे की गड़बड़ी में कोई इल्जाम आयद नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि इस सौदे में जिन लोगों ने रिश्वत ली है उनको सजा दी जाएगी। फिर आगे उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि सोनिया जी ने अगर कोई गलती नहीं की है तो वो डर क्यों रही है? ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। शाह ने यूपीए के इक्तदार में हुए बदउनवानी के मामले उठाए और कहा कि यूपीए के दौर में कुल 12 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानी हुई थी। उन्होंने सोनिया पर हमला करते हुए कहा कि सोनिया गांधी का अपने बेटे, नेशनल हेराल्ड और 2G के तई प्यार सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क कई दीगर बदउनवानी के मामले भी जानता है जो यूपीए के दौर में हुए हैं। हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज अदा किए बगैर मुल्क छोड़कर चले गए विजय माल्या को हिंदुस्तान लाने का रास्ता पेचीदा हो चुका है। बरतानिया ने उनको अपने मुल्क से निकालने से इनकार कर दिया है। मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने बताया है कि माल्या को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुपुर्दगी का अमल शुरू करना होगा। जेटली ने वक्फे सिफर के दौरान एवान बाला में बताया कि बरतानिया ने कहा है कि अगर कोई शख्स कानूनी पासपोर्ट से उसके मुल्क में आता है और बाद में उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो वो ऐसे लोगों को निकाल नहीं देता है। इससे पहले बरतानिया ने कहा था कि वो माल्या को नहीं निकाल सकता है। हिंदुस्तान हुकूमत उनकी सुपुर्दगी की कार्रवाई शुरू करे। अदालत उज़्मा ने मुल्क की टेलीकॉम कंपनियों को काफी बड़ी राहत दी है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि अब कॉल ड्रॉप होने पर ग्राहकों को मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। अदालत ने ग्राहकों को मुआवजा देने के ट्राई और हाई कोर्ट दोनों के फैसलों को खारिज कर दिया है। अदालत उज़्मा ने ट्राई के फैसले को मनमाना और गैर शफाफ बताया है। सबसे पहले ट्राई ने हुक्म दिया था कि कॉल ड्रॉप होने पर ग्राहकों को मुआवजा देना होगा। इसके खिलाफ मवासलात कंपनियां हाईकोर्ट में गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्राई के फैसले को सही ठहराया था। फिर कंपनियों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत
अदालत उज़्मा में अपील की, जहां से उनको राहत मिल गई है। इससे पहले अदालत उज़्मा में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हिंदुस्तान में 96% ग्राहक प्रीपेड वाले हैं और सबसे ज्यादा लोग 10 रुपए का रिचार्ज कराते हैं। कॉल ड्रॉप से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने मवासलात कंपनियों पर कार्टेल बनाकर काम करने का इल्जाम भी आयद किया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अरविंद केजरीवाल के दुस्साहस को पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी दोनों पर जिस आक्रामकता से वे हमला बोल रहे हैं, उस पर जनता में भी हैरानी होगी। लेकिन अंततः यह चर्चा बनेगी कि केजरीवाल कैसे मजबूत नेता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों से निराश वर्ग केजरीवाल का नया आधार बन सकता है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मिले तारीखी मैंडेट का अपने मुताबिक मतलब निकाला है। उनको लग रहा है कि लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खारिज किया है और दोनों के मुतबादिल के तौर पर आम आदमी पार्टी को मुंतखब किया है। इसलिए दिल्ली में हुकूमत साजी के दिन से वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। उनकी ख्वाहिश मुल्क की सियासत में कांग्रेस की जगह लेने की है। इसलिए हर हाल में कांग्रेस को निशाना बनाना है और खुद को बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर पेश करना है। वो पंजाब में इंतखाबात लड़ रहे हैं, जहाँ बीजेपी छोटी ताकत है, वहाँ उनको कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। इसलिए उन्होंने दिल्ली में महाज खोला है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मुआहदे में रिश्वत की लेन देन का मामला खुला तो केजरीवाल इस पर सरगर्म हो गए। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया कि वो सोनिया गांधी पर कार्रवाई करें। इसके लिए केजरीवाल ने जंतर मंतर पर रैली की और उसके बाद उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहाइशगाह और सोनिया गांधी की रिहाइशगाह की तरफ मार्च किया। वो इस सौदे में कांग्रेस रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं, तो साथ ही ये भी मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। वाज़ेह रहे कि अवाम के बीच ये सोच पहले से बनी हुई है कि रहनुमा भले आपस में कितना भी लड़ते हों, लेकिन ऊपर वो एक ही होते हैं। केजरीवाल इस सोच को तोड़ने वाले रहनुमा के तौर पर खुद को कायम करना चाहते हैं, लेकिन इस काम में मुश्किल ये है कि वो खुद भी दिल्ली के कांग्रेस के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। उन्होंने दिल्ली के इंतखाबात से पहले तशहीर में कहा था कि उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पन्नों के दस्तावेज हैं, जिसमें उनकी हुकूमत की बदउनवानी का ब्यौरा दर्ज है। लेकिन मुकम्मल अक्सरियत की हुकूमत 1 साल से ज्यादा चलाने के बावजूद वो शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। जब भी ये सवाल उठता है तो वो बदउनवानी मुखालिफ ब्यूरो और पुलिस अपने हाथ में नहीं होने का रोना रोते हैं। लेकिन इससे बीजेपी को ये तशहीर करने का मौका मिला है कि वो कांग्रेस से मिले हुए हैं। आखिर उन्होंने 2013 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिन की सरकार बनाई थी। बहरहाल जिस मजबूरी में केजरीवाल हुकूमत शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, वैसी ही मजबूरियों में यकीनी तौर पर मरकजी हुकूमत भी सोनिया गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न कर पाए। इससे केजरीवाल को मौका मिलेगा। वो खुद को मोदी और सोनिया दोनों के मुतबादिल के तौर पर पेश करेंगे। एक तरफ जहां मुल्क भर में गैर बीजेपी जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी जानिब केजरीवाल इस महाज से अलग कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने काफी एहतियात बरतकर खुद को बदउनवानी मुखालिफ रहनुमा के तौर पर पेश करना शुरू किया है। अगस्ता मामले से उनको एक नया इश्यू मिला है। दिल्ली में इसे उठाकर वो पंजाब के वोटरों को पैगाम दे रहे हैं। आइंदा साल होने वाले पंजाब इंतखाबात में बदउनवानी अहम मुद्दा होगा और अकाली बीजेपी व कांग्रेस के मुकाबले वो तनहा रहनुमा होंगे जो बदउनवानी से लड़ने का दावा करके वोट मांगेंगे। अगर वो पंजाब में कामयाब होते हैं तो कुल हिंद सतह पर इस मॉडल की सियासत करेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बता दिया है कि उनकी आगे की राजनीति का कोर मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगा। वे मोदी सरकार और कांग्रेस को एक ही तराजू में जनता के आगे पेश करेंगे। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में कूदकर अपने को बड़ा सूरमा बताते हुए अपनी अपील बनाएंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, अगस्ता हेलीकॉप्टर मामला हो या प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला, अरविंद केजरीवाल ने जिस आक्रामकता से अपनी बात कही है, उससे उनका राजनीतिक रोड मैप है या उनकी मंशा है किस तरह की जाहिर हो रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज तक जो भी तीर चलाए हैं वो निशाने पे लगे हैं। चाहे वो पानी की ट्रेन लतूर भेज रहे हो, चाहे पंजाब के किसानों को जाके हमदर्दी दिखा रहे हो, चाहे ये मामले हो, केजरीवाल की समझ की दाद देनी पड़ेगी कि किस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है। उस पर
और तो और देखिए, जब जेएनयू में हुआ था कि हमें चाहिए आज़ादी, तो उन्होंने दिल्ली में होर्डिंग लगवा दी है कि साहब बिजली के बड़े बिलों से आज़ादी और पानी के। सो ही इज़ वेरी शार्प, वेरी श्रूड, ही नोज हाउ टू मूव फॉरवर्ड, अपने कदम कैसे आगे बढ़ाने। अब इशू ये है कि चूंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली की सीमित पावर्स दी गई हैं, तो ये कह के हमेशा बच जाते हैं कि साहब मुझे तो ना करप्शन को रोकने की पावर दी है, ना मुझे पुलिस कंट्रोल में दी है। तो जो केजरीवाल दावा करते हैं कि मैं ये सब कर दूंगा, मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊं, वो तोड़ पाए नहीं तोड़ पाए, लेकिन आज उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। और यही हर नेता करता है। वीपी सिंह ने भी यही किया, मोदी ने भी यही किया। जनता दुखी बैठी रहती है, जनता के दुख को दूर करने का आश्वासन देके नेता अपने नंबर बढ़ाता है। अगर पूरे कर पाता है तो कामयाब होता है, नहीं कर पाता तो सत्ता तो भोग ही लेता है। मोदी जी ने भी बहुत सारे मुद्दों को छुआ जिनसे जनता बेहाल थी, लेकिन पिछले 2 साल में हुआ क्या है कि उनकी मंशा अच्छी रही हो, उन्होंने प्रयास भी किए हो, लेकिन असर जनता में दिखाई नहीं दिया। और इसी कारण विधानसभा चुनावों के परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं रहे, और आगे भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ऐतिहासिक परिणाम दिखने वाले। इस सारे माहौल में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दो तो समस्या का हल कर पाएंगे, या मुख्यमंत्री की पावर पूरी मिल जाए तो कर पाएंगे। लेकिन इस माहौल में जहां जनता का डिस्ट्रस्ट नेताओं के प्रति है, जहां जनता जानती है कि हर पार्टी आती है और गड़बड़, उस माहौल में मेरी कमीज तेरी कमीज से साफ का मापदंड लेके चलना और हर मुद्दे पर सही कदम उठाकर अपनी बात को रखना बहुत तेजी से अरविंद केजरीवाल नहीं, ये अप्रोच, इस अप्रोच से जनता में उनकी साख बन रही है, या जनता में भी ये माना जा रहा है कि नहीं बहुत होशियार बन रहे हैं, ये ज्यादा शातिर बन रहे हैं, उनकी मंशा को लेकर जनता में मंशा कैसी बैठ रही है? देखिए, जनता के बारे में ऐसा है कि जो तो मिडिल क्लास जनता है, मिडिल क्लास जनता आज अखबार टेलीविजन से प्रभावित नहीं है। सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि कोई अखबार अगर फैक्ट छुपाना चाहे या टीवी चैनल डिस्टॉर्ट करना चाहे तो जनता तक हकीकत पहुंच रही है। दूसरी बात, आज प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो वो अपने आप में इतना इंडिपेंडेंट साम्राज्य है कि वो सरकार पर मुनस्सर नहीं, सरकार से अपेक्षा नहीं। इसलिए उनका तो माइंड बिल्कुल एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव है, वो तो अपने निर्णय खुद लेते हैं। लेकिन जो वोटर है, जो आम वोटर है, जो मेजॉरिटी वोटर है, वो तो भावनाओं से चलता है और वो इमीडिएट गेन देखना चाहता है। तो अरविंद केजरीवाल की जो अप्रोच दिल्ली में रही है कि उनको मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास ने उठाया अरविंद केजरीवाल, जिस मिडिल क्लास के वो हीरो बने और पूरे, उसकी उसको परवाह नहीं है अपर क्लास की, बिल्कुल पर अरविंद केजरीवाल को परवाह है आम वोटर की। और आम वोटर को जो लुभावने नारे और लुभावने जो जुमले होते हैं वो देने की उनको पूरी नहीं, लेकिन ये जो करप्शन वाला मामला ये मध्य वर्ग में ज्यादा होता है। ये जो पोजीशनिंग है, देखिए वो अपनी रैली में आजकल भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं, उनके यहाँ वंदे मातरम भी हो रहा है, और करप्शन का मुद्दा जिस तरह उठा रहे हैं, वो ये नहीं लगता कि भाजपा या नरेंद्र मोदी का जो कोर वोट था उस पर भी सेंध लगाने की कोशिश में? देखिए, यहाँ एक बात, हालांकि अच्छा नहीं लगता कि हर बार अपनी बात बीच में ले आओ, पर जिस वक्त हमने हवाला की लड़ाई लड़ी तो हमने ये प्रूव किया कि हर घोटाले पर शोर मचाने वाले सांसद हवाला पर चुप रहे, क्योंकि सब पार्टी के नेता शामिल थे। तो बड़ा आसान है ये सिद्ध कर देना कि सारी पार्टियों के नेता गड़बड़ हैं और हम साफ हैं। लेकिन हम राजनीति में जाने से क्यों संकोच करते रहे कि हमको लगता था कि राजनीति में जाने का मतलब है सारे कॉम्प्रोमाइजेस करना और उन्हीं बातों को करना जो जिनके खिलाफ आप लड़े। अरविंद केजरीवाल ये कोई दावा नहीं कर रहे कि आगे चल के वो ये सब नहीं करेंगे, लेकिन आज वो ये जरूर दिखा दे रहे हैं कि देखो ये सब मिली भगत है। मोदी सरकार वेस्टगेट की जांच नहीं कराना चाहती, इटली वालों ने जांच भी कर दी, सजा भी दे दी, ये क्या कर रहे हैं 2 साल से बैठे हुए। तो इस तरह का पोस्चर लेके, भ्रष्टाचार की बात करके आप डेफिनेटली लोगों के विश्वास को जीत सकते हैं कि साहब मुझे मौका मिले मैं सबको ठीक कर दूंगा। सवाल है जब मौका मिलेगा तब आप क्या कर पाएंगे, उसकी बात अभी कोई कर ही नहीं है, अभी तो जरूरत ही नहीं है करने की। नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से आपको ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ नरेंद्र मोदी के आगे ही पोजीशनिंग कर रहे हैं? भले जिस तरह के हमले, उनका ज्यादा हमला नरेंद्र मोदी पर है, सोनिया गांधी या कांग्रेस पे नहीं है। नहीं तो देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि बनारस जाके चुनाव लड़ने का पर्पस क्या था, वहां से सिलसिला चालू है। इसका भी बड़ा सिंपल है कि हमको किसी ने कहा था एक बार, अब कोई सोर्स जिन्होंने हमको मटेरियल दिया बहुत बड़ा, उन्होंने कहा कि चूहा मारोगे तो चूहा मार का कहलाओगे और शेर मारोगे तो शेर मार का। तो बड़े बड़े चीजें उठाओ ताकि देश में नाम हो कि साहब हम बड़े दबंग पत्रकार है। वही केजरीवाल की अप्रोच है कि भैया सीधा प्रधानमंत्री से पंजा लड़ाओ, अगर कामयाब रहे तो प्रधानमंत्री कुर्सी, नहीं कामयाब रहे तो भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल सही मैं कहना चाहिए कि हम केजरीवाल के प्रशंसक कभी नहीं रहे और हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि केजरीवाल वो सब कर पाएंगे जो जिसका वो दावा करते रहे। मगर ये मानना पड़ेगा कि केजरीवाल राजनीतिक शतरंज के मोहरे ऐसे चल रहे हैं कि आसपास के सारे खिलाड़ी धराशायी होते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें फिर एक आगे की संभावना है कि वो उससे मतलब
वो इससे पंजाब का चुनाव हो या आगे विधानसभा चुनाव हो, वो अपने को अपनी इमेज किस नाते, वो जनता के लोक लुभावन नारों के कारण या आम जनता को राहत देने के नाम पर, या सचमुच में वो फिर वापस अखिल भारतीय 2012 वाली जो भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने वाली उस तरफ ले जाना चाह रहे हैं देश को? देखिए, जो दिखाई दे रहा है उसमें चूचू का मुरब्बा है। पानी बिजली की बात भी कर लेते हैं, हाँ। किसान की भी कर लेते हैं, भ्रष्टाचार, जहां जो चीज बिक जाए। हाँ। भाई जब मुसलमान की बात आती है तो मुसलमान के साथ खड़े जाते हैं, जब हिंदू की आती है तो वंदे मातरम। लेकिन मतलब खाटी राजनीति के हिसाब से वो और कर। राजनीति का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है कि आपके मन में कुछ हो, बाहर कुछ और होना चाहिए, और उसमें केजरीवाल ने अभी आज की तारीख में सबको ढीला पीछे छोड़ दिया है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ ट्विटर और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।